आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। 19 जून यानी कि इस शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में एक समझौता होने जा रहा है अमेरिका और ईरान के बीच, यानी कि MOU साइन होगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसके तहत माना जा रहा है कि दोनों देश समझौते के लिए तैयार हो जाएंगे, जिसके तहत अलग अलग शर्तें रखी गई हैं, अमेरिका की ओर से रखी गई हैं और साथ ही ईरान की ओर से रखी गई हैं। और इसी के मद्देनजर पूरे मिडिल ईस्ट में शांति आ जाएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल चुका है या पूरी तरह से खोल दिया जाएगा और यहाँ से जहाज़ों की आवाजाही हो जाएगी और मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान किसी देश पर हमला नहीं करेगा और अमेरिका ही ना ही ईरान के ऊपर कोई हमला करेगा। तो ये है MOU की जो मोटी मोटी बातें निकलकर सामने आई है, लेकिन इसमें सॉल्यूशन ज़्यादा, कंफ्यूजन ज़्यादा लगता है। अब जैसे परमाणु को लेकर यानी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ईरान क्या वाकई में अमेरिका के सामने सरेंडर कर चुका है या सरेंडर करने की तैयारी कर चुका है? अमेरिका इसका दावा करता है, लेकिन ईरान के अंदर से जो आवाज़ें आती हैं वो तो किसी और ही इशारा करती हैं। दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि हमारे ऊपर से सारे सैंक्शंस हट जाएंगे, हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलने जा रहे हैं। क्या वाकई में अमेरिका उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स देने जा रहा है? इसको लेकर भी कंफ्यूजन है। अब ईरान ये कहता है कि जो ये समझौता हुआ इसमें लेबनान भी है, इसमें हुतीज़ भी है यानी कि यमन भी है, गाज़ा भी है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि ना हम लेबनान से पीछे हट रहे ना गाज़ा से। तो ऐसे में ये कंफ्यूजन है कि वाकई में ये जो समझौता होने जा रहा है या फिर जिसको लेकर इतना माहौल बनाया जा रहा है, वाकई में ये क्या ज़मीन पर आने वाला है या कोई कॉन्क्रीट तौर पर इसे क्या लागू किया जा सकेगा, एग्जीक्यूट किया जा सकेगा? कंफ्यूजन बहुत है और जब कंफ्यूजन हो तो सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है और नेता वही होता है जो कंफ्यूजन पहले आने नहीं देता और अगर कंफ्यूजन को दूसरा या तीसरा पैदा करे तो उसका सॉल्यूशन निकाल लेता है। और ऐसा करने में माहिर है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि डील को लेकर जो कंफ्यूजन है उसका सॉल्यूशन प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं या आप समझ सकते हैं कि पहले वो बना चुके। क्या सॉल्यूशन होगा इसका? अब खतरे में डालने वाले बहुत सारे कारण हैं इस समझौते को, तो एक एक करके हम जाते हैं क्योंकि कंफ्यूजन यही पैदा कर रहे हैं। पहला इसमें है परमाणु विवाद, यानी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर आखिरकार दोनों देशों के बीच क्या बातचीत हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब ऐलान किया था कि अमेरिका के साथ ईरान की ये डील पक्की हो गई है और साथ ही कि 19 तारीख को इसको लेकर MOU साइन किया जाने वाला है स्विट्जरलैंड में, तो उसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम भी है और ईरान ये बात मान चुका है कि वो हथियार नहीं बनाएगा। और अमेरिका ने साफ कर दिया कि हम कभी भी ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने नहीं देंगे, चाहे वो खुद बनाए या फिर किसी से खरीद कर लेकर आए, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो पूरी तरह से ये न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ ईरान क्या कह रहा है? ईरान कह रहा है कि नहीं, इस पर अभी कोई मूल रूप से बातचीत नहीं हुई है। सिर्फ इतना है कि पहले जो पहला फेज यानी 2 फेज बताए गए हैं। पहला फेज क्या है? अब जब MOU साइन होगा तो पहला फेज ये होगा कि एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया जाएगा जो अमेरिका की मांग है, दूसरा है कि जो सैंक्शन है उसे कम किया जाएगा और जो पैसे अटके हुए हैं ईरान के वो करीबन $24 बिलियन अलग अलग दुनिया के बैंकों में, उसका आधा पैसा यानी $12 बिलियन वो ईरान को दिया जाएगा। और न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात या न्यूक्लियर पर कोई भी बातचीत होगी वो सेकेंड फेज में होगी, यानी कि MOU साइन हो जाएगा, उसके बाद 60 दिन का एक वक्त रहेगा। इस 60 दिन के अंदर यह तय किया जाएगा कि हम किस तरह से इस न्यूक्लियर इशू को सॉर्ट आउट करें, यानी कि कैसे इसका समाधान निकालें, परमाणु जो विवाद चल रहा है। अमेरिका ने तो साफ करके रखा है कि वो क्या चाहता है। बड़ी बात है कि ईरान इसके लिए तैयार हो जाएगा। वो अपना एनरिच यूरेनियम क्या वो अमेरिका के हाथों सौंप देगा? और यही सबसे बड़ी मांग है इस वक्त अमेरिका की। अब जाहिर सी बात है कि जब इन सवालों को लेकर पूछा जाता है अमेरिका से, तो अमेरिका की ओर से क्या कहा जाता है? अब जैसे कि उपराष्ट्रपति JD वांस है, उन्होंने टीवी को एक इंटरव्यू दिया, एक न्यूज़ चैनल में पहुंचे, तब उनसे सवाल पूछा गया। पहला सवाल यह था कि क्या आप ईरान को $300 बिलियन देने जा रहे हैं? $300 बिलियन। तो उन्होंने कहा कि नहीं, $300 बिलियन ऐसे नहीं जाने वाला है, हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो भी खाड़ी के देश हैं सब लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाए, कैसे वहाँ पर तरक्की की जाए। तो
हो सकता है कि उस तरह से इन्वेस्टमेंट जा सकता है कि उन्होंने गोल बात घुमा दी और इसको इनडायरेक्टली बता दिया कि हाँ $300 बिलियन के करीब मिल सकता है, लेकिन जब वो हमारी शर्तों को मान लेगा उसके बाद वहां जो डेवलपमेंट किया जाएगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इसमें बहुत साफ रहे, उन्होंने कहा कि बिल्कुल फेक न्यूज है कि अमेरिका $300 मिलियन देने जा रहा है। $300 मिलियन हम नहीं दे रहे हैं ईरान को, लेकिन साथ ही वो ये बता रहे हैं कि हाँ परमाणु हथियार तो बना नहीं सकता है। तो ये दो बात अमेरिका की ओर से साफ हुई है। अब ईरान इसके बिल्कुल उलट बात कर रहा है। ईरान का साफ कहना है कि जब तक उसके ऊपर से सैंक्शंस नहीं हटते, प्रतिबंध नहीं हटेंगे, उसको पैसा नहीं मिलता है, तब तक जो सेकेंड फेज है, सेकेंड फेज के लिए वो आगे बातचीत नहीं करेगा। देखिए जाहिर सी बात है कि इस वक्त ईरान के अंदर एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है? IRGC यानी कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर, उसके जो तमाम कमांडर्स हैं और जो बिल्कुल पूरी तरह से कट्टर हैं, और दूसरी तरफ है सिविलियन गवर्नमेंट जिसमें मसूद पेजिशकियन हैं, अब्बास अरागाची हैं और साथ ही साथ स्पीकर है। तो कुल मिलाकर ये जो पार्लियामेंट के स्पीकर अब्बास अरागाची और मसूद पेजिशकियन, ये सब लोग क्या कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से डील हो जाए और जो आर्थिक स्थिति है देश की वो सुधर जाए, क्योंकि ये चुनाव लड़ते हैं। अब तक लोगों के ऊपर जो एक आर्थिक बोझ बढ़ा है उसको कैसे कम किया जाए। और जैसे आप सोचिए कि ये पैसा आएगा और आर्थिक प्रतिबंध हटेगा तो उसके बाद पूरे देश के अंदर जाहिर सी बात है कि विकास होगा, पैसा आ जाएगा, लोगों की जो बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, बिजनेस और बढ़िया चलेगा। और ये जो पॉलिटिकल इनकी जो एक पार्टी है या फिर पॉलिटिकल सोच लेके जो मैदान में उतरते हैं, उनके जो वादे हैं वो भी पूरे हो जाएंगे और एक तरह से उनको लगता है कि लॉन्ग टर्म एक बार फिर से वो सरकार में वापसी कर पाएंगे। तो उनकी एक पॉलिटिकल एजेंडा है। दूसरी तरफ जो इस्लामिक कट्टरपंथी है वो किसी भी हालत में अपने मूल जो सिद्धांत है उससे भटकना नहीं चाहते, जिसमें अमेरिका को दुश्मन मानते हैं और साथ ही साथ इजराइल को भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ऐसे में ईरान के अंदर भी कंफ्यूजन है। इसीलिए लगातार आप देखिए अब्बास अरागाची हो या फिर मसूद पेजिशकियन तो ट्वीट करके लोगों से बोल रहे हैं कि जो लोग हमें जो जिम्मेदारी दी गई है, किसकी ओर से? सुप्रीम लीडर की ओर। सुप्रीम लीडर कौन है? मुश्तबा खामनी। कि हमें जो ये दिया गया है जिम्मेदारी कि हम इस पीस डील को लेकर बात करें अमेरिका से, हम वही काम कर रहे हैं जो हमें सौंपा गया है, जिसमें लोगों के हितों को लेकर बात हो रही है। तो अब जो वहाँ की मीडिया बोलेगी, वहाँ के जो लोग बोलेंगे, वो अपने लोगों को आश्वस्त करने के लिए बोलेंगे। और जाहिर सी बात है कि जो वहाँ पर IRGC उसको ज़्यादा सांत्वना देने के लिए या फिर उनको अपने साथ रखने के लिए, जहाँ भड़क ना जाए, इसी वजह से वो बातें करेंगे जिसमें बताया जाएगा कि देखिए ये जो डील हो रही है इसमें ईरान ने ये हासिल कर लिया है। लेकिन क्या वाकई में ईरान ने इस डील से हासिल कुछ किया है? अगर कुछ हासिल किया है तो उसको देना भी पड़ेगा, क्योंकि बिना दिए तो अमेरिका भी पीछे हटने नहीं वाला है और ना ही ये जो समझौता है ये पूरी तरह से जमीन पर लागू हो सकता है। तो एक कंफ्यूजन हमने आप लोग को बता दी। इसके अलावा अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज, उससे पहले बात करते हैं इजराइल और ईरान के तनाव की। अब इजराइल और ईरान का जो मैंने छोटा सा जिक्र किया था, अब ईरान ने क्या कहा है कि ईरान का मानना है कि जो समझौते के अंदर लेबनान भी है यानी कि हिजबुल्लाह भी है, इसमें साथ ही साथ गाजा है यानी हमास है और हुतीज यानी यमन के भी हैं, इनके ऊपर कोई हमले नहीं होंगे। इजराइल की ओर से साफ कहा गया ये डील है अमेरिका और ईरान की, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें अपना हित देखना है। लेबनान में हमारी फौज मौजूद है, वो फौज पीछे नहीं हटेगी। सीरिया में हमारी फौज मौजूद है इजराइल की, वही पीछे नहीं हटेगी। गाजा से भी हम पीछे नहीं हटेंगे और अगर हुती कुछ करते तो उनके ऊपर हमले होंगे और ईरान भी अगर हमला करता है तो उसका भी जवाब दिया जाएगा। तो कहीं से भी इजराइल ने साफ कर दिया कि वो इस समझौते के साथ नहीं है क्योंकि उसके हित में नहीं है। और यही नहीं, बेंजामिन नेतन्याहू ने यहाँ तक कह दिया है कि आने वाले वक्त में हम सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे, यानी कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे। जैसा कि भारत में कहा जाता है ना, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, हथियार हम खुद बनाएंगे, हम अपने हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। इजराइल का भी ये मानना है कि हम आने वाले वक्त में अमेरिका के ऊपर और निर्भर नहीं रहेंगे। तो आने वाले वक्त में जो डील है, अगर ईरान तय कर लेता है कि ये डील अगर तोड़ना है तो उसके पास इजराइल एक बहुत अच्छा मौका रहेगा, क्योंकि इजराइल तो लेबनान से वापस नहीं आने वाला है और ना ही हिजबुल्लाह के ऊपर हमले कम करने वाला है। हिजबुल्लाह हमला करेगा, उसका जवाब दिया जाएगा। और यही माना जा रहा है कि इजराइल की वजह से क्या ये समझौता खत्म हो सकता है, टूट सकता है, या फिर एक बार फिर से हालात वही बन सकते हैं जो कुछ दिन पहले से रहे थे, यानी कि युद्ध होता रहेगा। तो एक और ये फैक्टर हो गया। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेके तो अब बताया गया कि खोल दिया गया है। अब खोल दिया गया तो उसके लिए भारत के लिए सबसे अच्छी खबर आई कि भारत का जो टैंकर है दिशा, वो LNG यानी कि गैस लेकर निकल चुका है और ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर चुका है। लेकिन बड़ी बात यह है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में क्या वाकई में टोल नहीं वसूला जा रहा है?
ईरान की जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं वो कहते हैं कि यहाँ से जो निकलेंगे जहाज, जो भी जहाज यहाँ से निकलेंगे, टैंकर्स निकलेंगे, उनको एक सेस देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? जो यहाँ की पर्यावरण के लिए, पर्यावरण सुरक्षा के लिए उन पर एक हम चार्ज लगा रहे हैं, ये देना पड़ेगा। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को मेंटेन करने के लिए ईरान और ओमान ये दोनों मिलकर करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जो बातें कही जा रही वो तो कहीं पर है नहीं। उन्होंने तो कहा है कि बिल्कुल 28 फरवरी से पहले जैसे हालात थे वैसे ही होंगे, यहाँ पर कोई किसी तरह का टोल नहीं लगेगा। अब ये पर्यावरण के नाम पे जो सेस वसूला जा रहा है या फिर जो चार्ज लिया जा रहा है, टोल नहीं है तो और क्या है? और दूसरी बात है कि पर्यावरण कौन सा भाई, जो ईरान नहीं तो यहाँ पर माइंस बिछाए हैं और माइंस भी तो हटाने पड़ेंगे। जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में तो माइंस तो ईरान ने बिछवाए थे, तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्या पूरी तरह से खुल चुका है? यहाँ पर कोई भी आराम से आ जा सकता है? वक्त लगेगा, क्योंकि माइंस भी हटाने और रूट्स सिर्फ और सिर्फ ईरान को ही पता है कि कहाँ पर माइंस नहीं है, उस हिसाब से आना जाना होगा। या फिर वो इलाका जहां पर अमेरिका की ओर से माइंस स्वीपिंग जो शिप्स थे उसके जरिए माइंस को हटा लिया गया है। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी कंफ्यूजन फिलहाल है, लेकिन अच्छी बात है कि हाँ, यहां से अब आवाजाही शुरू हो चुकी है। अब इसको देखना है कि आगे कितने हिसाब से चलता है। प्रतिबंधों पर असहमति बनी है, जैसा मैंने आपको बताया था कि अमेरिका की ओर से बताया गया है कि फिलहाल वो पूरी तरह से कोई भी सैंक्शंस हटाने नहीं जा रहा है। वो तो कदम देखेगा कि जो ईरान कह रहा है क्या उसको वाकई में जमीन पर उतार रहा है कि नहीं उतार रहा है, क्या वो हकीकत में वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके बाद ही प्रतिबंध हटाने की बात आ रही है। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये जो एसेट्स की बात हो रही है, जो उनके पैसे रखे हुए हैं अलग अलग बैंकों में, उसको धीरे धीरे डीफ्रीज तो किया जाएगा, पैसे उनको दिए जाएंगे। हालांकि जो $300 मिलियन अमेरिका की देने की बात आ रही है, उससे अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया है। लेकिन $300 बिलियन जो वहां पर निवेश को लेकर या फिर पैसे देने की बात आ रही है, किसकी ओर से? ये जो गल्फ कंट्रीज है उसको लेकर जेडी वांस ने पूरी तरह से नकारा भी नहीं है और पूरी तरह से उसके लिए हाँ भी नहीं कहा है। लेकिन कहीं ना कहीं तो कुछ एक है। ये सारी बातें तभी सामने आएंगी, जो कंफ्यूजन है पूरी क्लियर हो जाएंगी जब 19 तारीख को सिग्नेचर होगा। और सिग्नेचर में जब ये मसौदा क्या है, कितनी शर्तें रखी गई है, ये सामने आएंगी। एक जो 14 बताया जाए ना, 14 शर्तें रखी गई हैं, 14 शर्तें रखी गई हैं। अब 14 शर्तें हैं या 15 शर्तें हैं या 20 शर्तें हैं, किसी को नहीं पता है। ये सिर्फ अटकलें हैं, ये खबरें आ रही हैं, कहीं ईरान से आ रही है, अमेरिका की ओर से तो कुछ भी नहीं आया। हाँ, एक चीज़ जो कही गई है जेडी वांस की ओर से, वो पुष्ट है। जेडी वांस ने क्या कहा है? अमेरिका के उपराष्ट्रपति माना जा रहा है, क्योंकि वो इस MOU साइन करने के लिए अमेरिका की तरफ से जाएंगे। उनका कहना है कि ये बहुत लंबा नहीं है, सिर्फ 1 से 1.5 पेज का, सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 पेज का एक एग्रीमेंट होने जा रहा है, जिसमें चीज़ें लिखी रहेंगी। तो मान के चलिए कि बस मोटी मोटी बातें होंगी, और बाकी जो कह सकते हैं कि डिटेल में जो इसमें समझौते को लेकर एग्रीमेंट बनेगा या बातचीत होगी, वो एग्रीमेंट आने वाले फर्स्ट फेज से सेकेंड फेज को लेकर होगी। हालांकि जो डिजिटली बताया जा रहा है कि इस डील पर साइन हो गया है, लेकिन हो सकता है कि एक बार साथ में मिलकर जब बैठेंगे तो जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी उस पर जब हस्ताक्षर किए जाएंगे तो आगे की पहले फेज की बातचीत शुरू हो जाएगी, जिसमें 60 दिन का एक वक्त तय किया जाएगा। अब बात आती है प्रॉक्सी समूह की गतिविधियां। देखिए, क्या हिजबुल्लाह चुप बैठा रहेगा? क्या हिजबुल्लाह ईरान के समर्थन से जो चल रहा है वो इजराइल के ऊपर हमले नहीं करेगा? क्योंकि इस वक्त इजराइल की फौज जो है दक्षिणी लेबनान में मौजूद है और काफ़ी लंबे एक एरिया पर उन्होंने कब्जा कर रखा है, बड़े क्षेत्र पर इस वक्त मौजूद है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ झड़प होगी और हमले होंगे। तो हिजबुल्लाह को कंट्रोल कौन करेगा? गाजा में भले ही इस वक्त हमास की कमर टूट चुकी है, लेकिन बीच बीच में रुक रुक कर हमले होते हैं, वहाँ पर भी संघर्ष चलता है। और क्या हूती इजराइल के ऊपर हमले नहीं करेंगे? इसको लेकर भी संशय है। तो ये 3 जो प्रॉक्सीज काम कर रही हैं, या फिर सीरिया के अंदर भी छोटे छोटे जो गुट हैं, क्या वो प्रॉक्सी जो गुट हैं वो अमेरिका या फिर इजराइल के ऊपर हमले नहीं करेंगे, और जिसके वजह से इस पूरे डील के ऊपर खतरा पैदा नहीं होगा? इसको लेकर भी बहुत बड़ा संशय है। और समझौते का पालन ना होना। अब जो समझौते हुए हैं, जैसा कि हम बता रहे हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, कि कंट्रोल किसी का नहीं रहेगा, क्या ईरान इसके लिए तैयार हो जाएगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर ये बहुत सारे जो कंफ्यूजन्स हैं वो मैंने आपके सामने रखी है, क्योंकि इस डील को लेकर भले ही कहा जाए कि बहुत अच्छी बात है, डील हो रही है अच्छी बात है, लेकिन कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। और इसको लेकर दुनिया के कई बड़े नेता इसको लेकर बात भी कर रहे हैं। टर्की के जो राष्ट्रपति हैं, टर्की के राष्ट्रपति ने क्या कहा कि कहीं ये सैबोटाज ना हो जाए, कोई सैबोटाज ना इसको कर दे। अब उनका इशारा आप समझ रहे होंगे किस तरफ रहा होगा। उनको लगता है क्योंकि इजराइल के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। वैसे इजराइल इस
पूरे डील के बिल्कुल हक में नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा है कि हमने मिलकर हमला किया, वहाँ पर हमने काफ़ी नुकसान पहुँचाया है IRGC को और ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को, और साथ ही साथ हमने ईरान को रोक दिया न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से, और इससे हमारा जो अस्तित्व है वो कई सालों तक बचा रहेगा। लेकिन अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है, ये इजराइल का कहना है। अब भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा जोखिम खड़ा हो गया है, क्योंकि इस डील के होने से हमें तो चलो अच्छी बात है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान अपना वर्चस्व बनाए रखता है तो इसमें सोचने की बात है, फिर हर एक जहाज से पैसे वसूले जाएंगे, उसका जो खर्च बढ़ेगा वो किस पर जाएगा। इजराइल और ईरान का जो संघर्ष है, अगर ये कम नहीं होता है तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि देखिए, भारत के दोनों ही देशों के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। अगर दोनों के बीच में हालात और खराब हो जाते हैं या इस डील के बाद भी ठीक नहीं होते, तो भारत के लिए भी एक बहुत अच्छी बात नहीं रहेगी, क्योंकि भारत दोनों के साथ ही अपने रिश्तों को रखता है। परमाणु वार्ता का विफल हो जाना, अगर ये फेल हो गया, जो बात कह रहे हैं ना कि 60 दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे डील साइन होने के बाद, अगर 60 दिन के अंदर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसके जरिए बताया जा रहा है कि जो परमाणु डस्ट यानी कि जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर डस्ट या परमाणु एनरिच यूरेनियम जो मटेरियल रखा हुआ है, जिसको अमेरिका को हासिल करना है, वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन के जरिए निकाला जाएगा, उसको सुरक्षित रखा जाएगा। अगर नहीं हो पाता है तो ऐसे में ये समझौता पूरी तरह से फेल हो जाएगा और फिर से वही हालात हो जाएंगे जो इन दिनों देखने को मिल रही है। अब इसका सीधा असर पड़ता है तेल पे, जाहिर सी बात है तेल पे पड़ता है, तो भारत के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि तेल के दाम बढ़ते हैं तो हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वो स्थिर बने रहे। अब इन सब के बीच में एक व्यक्ति है, जैसा मैंने कहा था ना कि कंफ्यूजन तो है, लेकिन सॉल्यूशन प्रधानमंत्री मोदी के पास है, या कहें कि उनको सॉल्यूशन निकाल ही लेते हैं। देखिए, इससे पहले भी कई बार समझौते को लेकर बात हुई कि डील होने जा रही है, कल डील हो रही है, परसों डील हो रही है। इसके बाद आप देखते थे यूरोपीय देश के कई सारे नेता ट्वीट कर देते थे कि बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। मिडिल ईस्ट के नेता स्वागत करते हैं लिख देते थे, इसके बाद हमारे पड़ोसी मुल्क वाले भी लिख देते थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को आपने देखा होगा कि कभी भी उन्होंने इस तरह से कोई ट्वीट करके कोई बात नहीं की है, कभी उन्होंने किसी भी समझौते के बारे में सुनकर कभी भी उन्होंने अपनी राय नहीं दी है। लेकिन इस बार अलग है, इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने बात कही है, इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने उन्होंने ट्वीट किया है। और जब प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, इसका मतलब है कि वो ये मानते हैं, या कहते हैं ना कि इस कंफ्यूजन पर एक प्रधानमंत्री मोदी की मुहर लगी है कि नहीं, इस बार जो डील होने जा रही है उसमें कुछ ठोस रूप से होने जा रहा है। और ये उनकी कहते हैं ना समझ है, उनकी आप कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग है किसी पूरे दुनिया के इन मुद्दों को लेकर। और प्रधानमंत्री मोदी ने क्या लिखा, उन्होंने कहा है कि आई वेलकम द अंडरस्टैंडिंग रीच्ड बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान ऑन एंडिंग द कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया। तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं स्वागत करता हूं कि फिलहाल तो एक कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो रहा है, यानी कि जो संघर्ष है वो संघर्ष बंद हो जा रहा है और अमेरिका और ईरान के बीच ये समझौता होने जा रहा है, क्योंकि इसकी वजह से इकोनॉमिक डिसरप्शन और पूरे दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। ये इनकी लाइन है। इसके बाद उनकी दो लाइनें आती हैं। इंडिया होप्स दैट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग will help restore peace and stability in the region and ensure the freedom of navigation and commerce। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने पहले कहा कि ठीक है, आप लोग खत्म कर रहे हैं संघर्ष, बहुत अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं, बहुत ही नपातुला और आप समझेगा। दूसरा उनका था कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देना चाहिए, क्योंकि इस पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता है, यहाँ से व्यापार होता है, भारत के भी यहाँ पर हित है, वो हम देख रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो, अगर आप जो भी बातचीत करो, लेकिन पहले दुनिया के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दो, क्योंकि ये सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान का नहीं हो सकता और किसी और देश का नहीं हो सकता कि कोई आधिपत्य दिखा दे इस पर। उसके बाद उनकी जो आखिरी लाइन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वी लुक फॉरवर्ड टू deliberation on the remaining issues reaching sustainable final agreement। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी भी ये मानते हैं कि ये भविष्य की चीज है, जो डील की हम बात कर रहे हैं ना, कि अब मुद्दों को देखिए ना, क्योंकि deliberation on the remaining issues क्या है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात की है कि रिमेनिंग इश्यूज जैसे परमाणु, इसके अलावा जो सैंक्शंस लगाए गए उसको हटाने को लेकर बात हो रही है, इजराइल को लेकर बातचीत हो रही है, लेबनान को लेकर बातचीत हो रही है।
तो ये जो ऐसे इश्यूज हैं जिस पर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है, और प्रधानमंत्री मोदी भी जानते हैं कि ये जो कंफ्यूजन पैदा हुआ है इन्हीं वजह से पैदा हुआ है, और इन सभी चीज़ों को सुलझाने के लिए बैठना पड़ेगा। बहुत लंबी बातचीत करनी पड़ेगी, दोनों ही तरफ से कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, और क्या कह सकते हैं कि तभी ये लेन देन हो पाएगा, और ये बहुत लंबा वक्त लेगा। ये जस्ट कहते हैं ना कि आपने 60 दिन गुजारे और चीज़ें हो गई, ऐसा नहीं हो सकता है कि और लंबा वक्त लगेगा। 60 दिन क्या 90 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिस पर बैठकर एक मत होना ईरान के लिए और अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो पूरा का पूरा समझौता है उसमें उन्होंने सिर्फ दो चीज़ों को महत्वपूर्ण कह सकते हैं, दो महत्वपूर्ण चीज़ों को उन्होंने उठाया जिस पर उन्होंने गौर किया। एक है कि अच्छी बात है कि ये संघर्ष खत्म हो गया, और दूसरा है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। बाकी उनको पता है कि मुद्दे क्या होने जा रहे हैं, जिसका खामियाजा आने वाले वक्त में भी लोगों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि लंबा चलेगा। इसीलिए प्रधानमंत्री ने क्या किया है, प्रधानमंत्री ने इसका सोल्यूशन क्या निकाला कि ये समझौता ज़मीन पर होते होते भी भारत को अपना विकास तो आगे करना पड़ेगा। इसके लिए अभी 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए। भारत ने अपने तेल के लिए सबसे पहले क्या काम किया है, उसने ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिए हैं। अब लैटिन अमेरिका से की बात करें, अफ्रीका की बात करें, तो लैटिन अमेरिका से हमने अपने तेल के आयात को बढ़ा लिया है, जिसकी वजह से हमारे पास तेल आ रहे हैं। रशिया से तेल की आयात को बढ़ा लिया गया है। गैस के लिए भी लैटिन अमेरिकी देशों से हम गैस ले रहे हैं, इसलिए हमने गैस का भी रास्ता खोल लिया। एक और काम किया कि अपने व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए हॉर्मुज को हटा दिया। अब सीधा ओमान के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है भारत का, उसमें ओमान के 3 पोर्ट्स से हम लगातार व्यापार कर रहे हैं, यूएई के लिए, सऊदी अरबिया के लिए भी। अब सऊदी अरबिया के लिए तो एक लाल सागर से भी पोर्ट है, तो वहाँ से हो जाता है, लेकिन दिक्कत हो रही है यूएई के साथ, क्योंकि हमारा वो बहुत बड़ा पार्टनर है। और यही वजह है कि वहाँ पर अब जो भी सामान का आयात या निर्यात हम कर रहे हैं, वो ओमान के ज़रिए भारत ने अपना एक नया रास्ता ढूंढ लिया है कि अब हॉर्मुज की ज़रूरत नहीं है। अब हॉर्मुज के हालात तो जैसे होंगे वैसे होंगे, वो देखा जाएगा, वो तो वक्त के हिसाब से चीज़ें वहाँ पर ठीक होंगी। लेकिन जो इस वक्त ज़रूरी था कि अपने तेल की आयात को आप कहाँ पर लेके जा रहे हैं, तो उसको आपने क्या किया, पूरी दुनिया में फैला लिया, अलग अलग देशों से आने लगे। और साथ ही साथ जो व्यापार हो रहा था मिडिल ईस्ट के अंदर, उसके लिए दूसरा रास्ता ढूंढ लिया, और आपका गेटवे क्या बन गया, ओमान। ओमान की वो 3 पोर्ट जिसके जरिए भारत ये व्यापार कर रहा है यूएई के साथ। इसी वजह से यूएई में जो सामान जा रहा है या यूएई से कुछ भी आ रहा है, उसके लिए एक अलग ऑल्टरनेटिव रास्ता निकाल लिया गया है। और साथ ही साथ भारत ने क्या किया है, भारत ने अपने व्यापार को मजबूती देने के लिए साउथ ईस्ट एशिया, चाहे वो सिंगापुर हो, सिंगापुर के साथ हमने अपने काफ़ी ट्रेड को बढ़ा लिया है। जो हाल ही में जो ट्रेड की रिपोर्ट आई है, उसमें देखा जा रहा है कि भारत की जो ट्रेड है, यानी कि हम जो एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट में काफ़ी उछाल आया, बढ़ा है ट्रेड। हालांकि हम आयात भी करते हैं, तो ट्रेड डिफिसिट अगर देखने जाएंगे तो वो ज़्यादा है, लेकिन एक्सपोर्ट के जो नंबर्स हैं वो बढ़े हैं। अब उसी तरह से यूरोप के अलग अलग देशों के साथ हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, ताकि जो भरपाई करनी है ट्रेड को लेकर, व्यापार को लेकर मिडिल ईस्ट की वजह से, वो दूसरे देशों के जरिए पूरी हो जाए। इसलिए देखिए, पूरे युद्ध के दौरान भी भारत का जो ट्रेड है, यानी कि जो हम निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय हमारा व्यापार है, वो नीचे नहीं आया बल्कि ऊपर गया है, बड़ा है। और यही इसलिए हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो ये कन्फ्यूजन है उसका सॉल्यूशन निकालने में माहिर हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसका सलूशन निकाल लिया है। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी अब डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे। G7 की बैठक होने जा रही है, और G7 की बैठक में जब मुलाकात होगी डोनाल्ड ट्रंप से, तो हो सकता है कि जो मिडिल ईस्ट को लेकर भी चर्चा होगी, और डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात रखेंगे कि क्या बातचीत हो रही है इस दौरान। और भारत भी अपने कंसर्न्स ज़रूर रखेगा, खासतौर पे हॉर्मुज को लेकर रखेगा कि हॉर्मुज खुला होना चाहिए। और दूसरी बात है कि जो मुद्दे हैं उनको बातचीत के जरिए सुलझा देना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी तो बहुत ज़्यादा वैसे ही आशाएं मत रखिए, क्योंकि भारत को पता है कि अमेरिका के जो इस वक्त राष्ट्रपति हैं, वो उनके फोकस में इस वक्त भारत के साथ, तो देखिए एक नेचुरल है ही, उनको रखना ही है। लेकिन जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बात चल रही है, ट्रेड एग्रीमेंट, उस पर भारत बहुत संभल के चल रहा है। और यही वजह भारत ने उससे पहले यूरोप के साथ अपना ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, ताकि अमेरिका के ऊपर एक दबाव बना रहे। अब देखते हैं कि जब मुलाकात होती है तो ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर कितनी बात आगे पहुंचती है, और कब इसको साइन करने को लेकर आगे चर्चा होती है।